हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 मैथ एनसीईआरटी क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये चैप्टर है बड़ा छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। आप इसके क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप देखेंगे जरूर मिलेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसके बारे में हमको थोड़ी सी पहले नॉलेज है और थोड़ी सी और नॉलेज हमको लेनी है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा रिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और एक नंबर होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे हमारे नंबर की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? नेचुरल नंबर से। हमारी आवश्यकता हुई तो हमको क्या मिला? खोज हुई तो एक नंबर मिला जिसको हम लोग बोले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद फिर आया हमारा होल नंबर, और होल नंबर के बाद हमको फिर से समस्याएं उत्पन्न होने लगी। किस तरह की समस्याएं? जैसे ये दिया गया है x + a = b where a is greater than b। ये दिया गया है, हमारे पास इक्वेशन है कि x + a = b, जहां पर a क्या है? b से बड़ा है। तो क्या करेंगे हम यहां से? जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? b - a। अब यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? निगेटिव वैल्यू आएगी। x की क्या वैल्यू आएगी? निगेटिव आएगी। अगर x की निगेटिव वैल्यू आएगी तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि इस निगेटिव नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर हमको मिला था, हमको होल नंबर मिला था, लेकिन इस एक नए नंबर से हमको परिचय हुआ, हमारा परिचय हुआ। अब इस नए नंबर का नाम क्या रखा जाए? तो इसका नाम क्या रख दिया गया? इंटीजर्स। क्या नाम रखा गया? इंटीजर्स। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते गए, हमारा नंबर थोड़ा एक्सपेंड हो गया, थोड़ा बढ़ गया, और कुछ इस टाइप के नंबर हमको मिले, कुछ इस टाइप का इक्वेशन मिला। किस टाइप का? ax = b where a is greater than b। तो यहां से जब सॉल्व किया गया तो वैल्यू मिली क्या? b/a। अब ये प्रॉब्लम फिर से क्लियर हो गई कि इस नंबर का क्या नाम रखा जाए जहां पर वैल्यू किसमें आ रही है? अपॉन में आ रही है। तो इसका भी एक नाम रख दिया गया जिसको कहा गया क्या? रेशनल नंबर। ठीक, यहां तक तो काम चला। हमको मिल गया नेचुरल नंबर, मिल गया होल नंबर, मिल गया इंटीजर्स, मिल गए, हमको रेशनल नंबर मिल गया। फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुई क्या कि x² - 2 = 0। एक इक्वेशन इस टाइप का मिला, और जब इसको सॉल्व किया गया तो मिला हमको क्या? 2। और इसको और सॉल्व किया गया तो x = क्या मिला? ±√। या इसको सिंपली बोल सकते हैं। अब इस टाइप के नंबर को क्या नाम दिया जाए? ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना कि इस टाइप के जो हमको नंबर मिल रहा है √2, इसको क्या नाम दिया जाए? तो एक और नाम दिया गया है इसको, एक और खोज हुई, इसको नाम दिया गया क्या? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है, रेशनल तो हमारा रेशनल हुआ, इर्रेशनल हुआ, नेचुरल नंबर हुआ, होल नंबर हुआ, इंटीजर्स, इनका जो होल कॉम्बिनेशन होता है इसको नाम दे दिया गया क्या? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हम जनरली 2 टाइप्स का बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर के 2 पार्ट हो सकते हैं। पहले पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल पार्ट या रेशनल नंबर, और दूसरे पार्ट को क्या बोल सकते हैं? इर्रेशनल। ये हो गए हमारे रियल नंबर के पार्ट। पहला पार्ट हो गया रेशनल, दूसरा हो गया इर्रेशनल। अब इस रेशनल पार्ट में हमारे कौन कौन से पार्ट आएंगे? हमारा आएगा रियल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ना, और रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रियल नंबर के पार्ट। प्रॉब्लम यहीं पर नहीं हमारी समाप्त हुई, हमको कुछ और भी प्रॉब्लम मिलने लगी ना। जैसे हम लोग इसके पहले क्लास लास्ट में पढ़े थे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका डिस्क्रिमिनेंट कुछ इस टर्म का हो, d ≤ 0, तो वहां पर हम लोग लिखते थे कि सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। सॉल्यूशन
क्या थी, निगेटिव थी, या कुछ इस टाइप का हमको मिलता था। जैसे फॉर एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल क्या x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर इक्वल टू -1 या x इक्वल टू हो जाएगा अंडर -1, कुछ इस तरह का हमको मिलता है सॉल्व करने में। ठीक है, तब ये प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हुई कि इस तरह से हमको जब मिल जाता था हम लोग क्या बोलते थे वहां पर क्लास में, हम लोग बोलते थे कि सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो गया या बनाया गया। कैसे, इसको एक नाम देकर के इसकी वैल्यू रख करके, लेकिन इसका सॉल्यूशन किसमें नहीं पॉसिबल था, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल इन रियल नंबर सिस्टम। इसका जो सॉल्यूशन था वो रियल नंबर सिस्टम में नहीं पॉसिबल था, यानी कि रियल नंबर इसका सॉल्यूशन नहीं आ सकता था। तब क्या आ सकता है इसका सॉल्यूशन, जो ये वैल्यू है ये रियल नंबर नहीं है, ना तो ये रेशनल नंबर है, ना तो ये रेशनल नंबर है, ना तो हमारा नेचुरल नंबर है, ना तो हमारा ये होल नंबर है, ना तो हमारा ये इंटीजर है। तब इसको क्या कहा जाए, जब ये रियल नंबर नहीं है तो इसको क्या कहा जाए, इसको क्या नाम दिया जाए। तब उस समय एक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड्स। कौन मैथमेटिशियन थे, यूक्लिड्स। उन्होंने इसका नाम दिया आयोटा। क्या नाम दिया, आयोटा। और इसको क्या बोला उन्होंने, आयोटा। एक और नाम दे दिया, ठीक। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, ठीक। इसको क्या नाम दे दिया गया, आयोटा। और इस वैल्यू को उन्होंने डिफाइन किया, बताया कि आयोटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है अगर इस फॉर्म में है तब। ठीक है, अब इसके बाद आती है बात कि आयोटा की वैल्यू कब कब क्या क्या हो सकती है। ठीक है, ये सिंबल दिया था उन्होंने कि अगर इस तरह की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू इस तरह, या कोई हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इस तरह की समस्या होंगी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने नाम दिया आयोटा, यानी कि i, और i इक्वल टू होने लगा क्या हमारा माइनस अंडर रूट माइनस। ठीक है, अब देखिए इस i की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि जो i है ये किसके इक्वल है, माइनस अंडर रूट -1। ये तो i की वैल्यू हो गई। अगर यहाँ पर हम कर देते हैं i स्क्वायर तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। i क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, i क्यूब की वैल्यू हो जाएगी i स्क्वायर इंटू i, वैल्यू क्या आएगी, -i। ठीक है, i क्यूब की वैल्यू क्या होगी, -i। इसी तरीके से i पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर, यानी कि -1 इंटू -1 वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक, ये चार वैल्यू हमको लगभग याद रखनी पड़ती है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय इनकी हमको जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से उन्होंने और भी फाइंड किया, जैसे i की पावर 5, i की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, i की पावर 4 इंटू या +1, इसको हम अलग करेंगे क्या मिलेगा, i की पावर 4 इंटू i क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई 1, और ये i क्या आ जाएगा, इसी तरीके से फिर आगे i की पावर 6, इसको क्या लिख सकते हैं, i की पावर 4 + 2, इसका मतलब हुआ i की पावर 4 इंटू i का स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू होगी -1, तो आ जाएगा हमारा -1। आगे
उसको हम क्या करते हैं 4 के पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, उसकी पावर 4 के पार्ट में उसको डिवाइड कर लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग इसी टाइप का, क्या i की पावर 26, इसको सॉल्व करते हैं तब देखते हैं क्या आएगा। i की पावर 26, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं i की पावर 4 into 6 plus 2, 4 into 6, 4 6 24 और 2 26। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं i की पावर 4 होल पावर 6 into i की पावर 2। यहाँ देखिए i की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी 1, 1 की पावर 6 into i स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी -1, कितना आ जाएगा i 1 की पावर 6 की वैल्यू 1 और -1 आ जाएगा माइनस। इस तरह से हम क्या करते हैं, उसकी पावर 4 के पार्ट में तोड़ करके उसको सॉल्व कर लेते हैं और i की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये रियल नंबर तक तो बात ठीक थी, हमने उसको आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट भी कर लिया, उसको बोल दिया आयोटा। अब इसके बाद आता है कि ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है, इसको किस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसका i के साथ क्या रिलेशन है, i तो हम लोग बता दिए कि उन्होंने बताया यूनिट ने कि i ये जो हमारा -√1 आया है, -√1 आया, इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर दिया, i के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए और i की डिफरेंट वैल्यू को फाइंड कर दिए। ठीक है, यानी कोई भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसका i का और कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें i का और उसमें क्या रिलेशन है, उसको उन्होंने क्या कहा। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है इसके बारे में जानते हैं। लिखा गया है यहाँ पर अ नंबर, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर, क्या बोल सकते हैं इसको, अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ या आर अ नंबर defined as z equal to ax plus I b, defined as ax plus I b, where क्या a is the real part of z and b is the imaginary part of z। क्या है यहाँ पर, कह रहा है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, z इक्वल टू a प्लस i b, जहां पर a को हम लोग क्या बोलते हैं, a को बोलते हैं रियल पार्ट, r इसे हम लोग करते हैं रियल, z इक्वल टू a, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू a, एंड b को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z b। ठीक है, यहाँ पर a क्या है, ये हमारा रियल पार्ट है और b क्या है, हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा आप देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, इसमें क्या है, एक रियल पार्ट है, एक रियल नंबर है और उसके साथ एक छोटे से पार्ट को i के साथ, आयोटा के साथ एक और नंबर को इंक्लूड कर दिया गया है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, रियल नंबर से बड़ा होता है ना। क्यों, क्योंकि रियल नंबर को ही मिला करके कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, यानी कि रियल नंबर में कुछ पार्ट को, छोटे से पार्ट को और इंक्लूड कर दिया जा रहा है और ऐड कर दिया जा रहा है, तो क्या बन जा रहा है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जा रहा है। और उस छोटे पार्ट के साथ किसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, आयोटा, आयोटा मतलब -√-1। ठीक है, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा, इसी के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, तो इसको मिला करके नंबर बना दिया जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक हमारा पार्ट है रियल पार्ट, एक हमारा पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। ये जो हमारा रियल पार्ट है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो क्या है, रियल नंबर से बड़ा है, बड़ा है कि नहीं, क्योंकि इसमें रियल पार्ट के साथ एक छोटा सा पार्ट को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, अब जब हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो रियल नंबर है
सबसेट है। ठीक है भैया, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसके रियल पार्ट को क्या लिखते हैं, आर इन जेड रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू ए। ये हमारा रियल पार्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब इसमें एक बात और आती है कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आती है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है Z1 दूसरा है Z2। क्या है, let Z1 and Z2 are two equal complex number, then तब क्या होगा, या इस तरह से लिख सकते थे इसको, Z1 इक्वल टू A प्लस IB एंड Z2 इक्वल टू C प्लस ID। ठीक है, कह रहा है कि लेट Z1 A प्लस IB एंड Z2 C प्लस ID are two real number, are two equal complex number। then तब क्या होगा, तब जो इसका रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू किसके होगा, रियल पार्ट ऑफ Z2। इसका मतलब क्या है, जो A होगा वो C के इक्वल होगा। एंड और क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इसका मतलब क्या होगा, जो B होगा वो किसके इक्वल होगा, D के इक्वल होगा। ठीक है, कह रहा है अगर कोई दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तब क्या होगा, तब जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो रियल पार्ट होगा, जो हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो रियल पार्ट होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर कह रहा है कि अगर दो इक्वल हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जो उनका पहला वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अगर हम मान लेते हैं हमारे पास दोनों नंबर इस तरह से है तो इसका जो रियल पार्ट होगा यानी A दूसरे वाले के रियल पार्ट के इक्वल होगा, यानी A इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा इसके इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा, B इक्वल टू किसके होगा, D के होगा। तो ये मोटा मोटा दो चीजें हमारे पास थी, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, आयोटा हो गया, आयोटा क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, और इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और इसमें दिया गया है अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो दोनों का एडिशन क्या होता है, एडिशन में जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट के साथ ऐड होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। ठीक है, लेट लिख सकते हैं, लेट Z1 इक्वल टू A1 प्लस I B1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस I B2 are two complex number, are two complex number, therefore Z1 plus Z2 इक्वल टू क्या होगा, रियल पार्ट का रियल पार्ट था A1 प्लस A2 और प्लस I B1 प्लस B। ठीक है, क्या हुआ, अगर तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा। सेम यही कंडीशन हमारी किसके लिए होती है, सेम यही कंडीशन हमारी सब्ट्रैक्शन के लिए होती है।
से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया। अब इसके बाद आता है इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? थर्ड पार्ट इसमें है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है? लेट z1 इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 इक्वल टू c प्लस आई डी आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर then z1 into z2 इक्वल टू क्या? तब z1 into z2 इक्वल टू क्या होगा करके देखते हैं। a प्लस आई बी इंटू c प्लस आई। सबसे पहले क्या करेंगे? a का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, a और c से, c और d से, रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट से, तो हो जाएगा ac प्लस आई ए टी। फिर क्या करेंगे? इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आई बी सी और इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर बी डी, आई स्क्वायर बी डी। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा ए सी और यहाँ पर क्या होगा? ये आई स्क्वायर आया है, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। क्या हो जाएगी? -1। तो बचेगा क्या है? माइनस बी डी। यहाँ देखिए दोनों में से क्या करते हैं? आई काउंट कर लेते हैं, क्या बचेगा? बी सी प्लस ए। ये है हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं तो उसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए सी माइनस बी डी प्लस आई बी सी प्लस ए डी। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली वैसे कर देंगे और आयोटा का जरूर ध्यान रखेंगे, आई की वैल्यू का जरूर ध्यान रखेंगे। अगर स्क्वायर में आ रहा है तो उसकी वैल्यू को लिखेंगे वहां पर। ठीक है भैया, ओके। इसके बाद है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां लिख सकते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है z1 और दूसरा है z2। बाकी सब कुछ ठीक है। देन तब क्या करेंगे हम लोग? देन z1 अपॉन z2 इक्वल टू क्या होगा? z1 अपॉन z2 इक्वल टू हो जाएगा z1 into 1 अपॉन z2। यहाँ पर लिख सकते हैं where z2 is not equal to 0। z2 की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 के इक्वल नहीं सकती। अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारा नॉन डिफाइंड हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। अब इसमें ये तो हमारा था ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, या इसकी जो प्रॉपर्टी थी, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे, उनका सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन अगर हमको करना है तो कैसे करेंगे, और उनका डिवीजन करना है तो कैसे करेंगे। अब इसके बाद है इसमें क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ना। एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही मतलब डिवीजन उसका डिफरेंस का प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन भी होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होगा और प्रॉपर्टीज ऑफ हमारा क्या होगा? डिवीजन भी होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन की प्रॉपर्टी क्या क्या है या क्या क्या हो सकती है? ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन।